बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोगों ने लेक्चर 18 स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स के बारे में पढ़ा और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा और आप लोगों को सारा काम समझ भी आया होगा। स्टूडेंट्स, मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमें इक्विलिब्रियम के जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स में, हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आती कि ये कौन सी कंडीशन से होना है, फर्स्ट कंडीशन से, सेकंड कंडीशन से, इसका सलूशन कैसे किया जाए। मैं हमेशा उनको वही बात समझाता हूँ जो मैंने आप लोगों को भी बार बार लेक्चर्स के दौरान समझाई। सबसे पहले जब आपने देख लिया कि ये इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स हैं, तो फिर आप जानते हैं कि दोनों कंडीशंस के अंदर फोर्सेस अप्लाई होती हैं। अगर तो फोर्स लगाने से बॉडी में रोटेशन होती है तो फिर आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से उसको सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होगी। अगर फोर्स लगाने से रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस हैं या किसी एंगल पे फोर्सेस लग रही हैं लेकिन रोटेशन नहीं हो रही, तो फिर वो आप फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं जिसकी अंदर आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ना ही वो फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व होती है, ना ही वो सेकंड कंडीशन से सॉल्व होती है, आपको दोनों कंडीशंस अप्लाई करना पड़ जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस का हमें अंदाज़ा कब होगा? बेटा, आप जब अपनी अकल के मुताबिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे फर्स्ट कंडीशन से या सेकंड कंडीशन से, तो फिर आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन लगाने से रिज़ल्ट ऑब्टेन नहीं होता, तो फिर इस सिचुएशन में आपने सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करनी है। इसी के ऊपर आज का हमारा लेक्चर है। मैंने एक चैप्टर नंबर 2 में से बड़ा ही खूबसूरत न्यूमेरिकल आज आपके साथ डिस्कस करना है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो दोनों कंडीशंस को अप्लाई किए बगैर सॉल्व नहीं होता। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2.16 आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा, ये प्रॉब्लम इस चैप्टर की सबसे लेंथी प्रॉब्लम है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाली है, मुश्किल नहीं है। मैं फिर बता दूं, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी सोचने वाली है, थोड़ा थिंक करने वाली है। पहले मैं आपके साथ इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, स्टेटमेंट को समझाऊंगा, देन उस स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही ध्यान से मेरा बेटा इसको समझना है। अगर आपको एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आती, इसको बार बार देखें, बार बार समझें। आइए अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है, हमारे पास एक ट्रैक्टर है, अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर। हमारे पास एक ब्रिज स्पैन है। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए जो ब्रिज के नीचे पिलर्स लगे होते हैं, उन पिलर्स के दरमियान जो ब्रिज का डिस्टेंस होता है उसको ब्रिज स्पैन कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, मैं फिर बता दूं, ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए नीचे पिलर्स लगाए जाते हैं। पिलर्स के दरमियान में जो ब्रिज का फासला होता है, लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसको ब्रिज स्पैन कहते हैं। वो आपसे कहता है कि एक ट्रैक्टर है, उसका वज़न 15,000 न्यूटन है और वो सिंगल स्पैन ब्रिज, मतलब सिंगल स्पैन ब्रिज से क्या मुराद है कि ब्रिज के अंदर सिर्फ एक ही स्पैन है, यानी कि 2 पिलर्स हैं बस। नॉर्मली अगर आप देखें
किसी भी दरिया के ऊपर आप जब ये किसी भी नदी को आप क्रॉस करते हैं, ब्रिज बना होता है, उसके नीचे 1 2 3 नंबर ऑफ पिलर्स लगे होते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल स्पैन की बात करूं तो सिर्फ 2 ही पिलर्स होंगे। ठीक है, तो 2 पिलर्स के दरमियान जो ब्रिज है उसकी लंबाई 21 मीटर है और उसका वज़न ब्रिज का 8000 न्यूटन है। ब्रिज को सपोर्ट किया गया है ½ मीटर फ्रॉम आइदर एंड, यानी कि वो कहना चाह रहा है ब्रिज के दोनों एंड्स के ऊपर 0.5 मीटर के 2 पिलर्स लगाए गए हैं। तो मेरा बेटा अगर ब्रिज की टोटल लंबाई 21 मीटर है और 0.5 मीटर दोनों एंड्स से पिलर्स ले जाएं, तो उसका मतलब 21 मीटर में से 1 मीटर ख़त्म हो जाएगा, तो टोटल ब्रिज स्पैन जो है वो 20 मीटर का रह जाएगा। ट्रैक्टर फ्रंट व्हील टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। आपको समझ आ गया होगा कि ट्रैक्टर के जो अगले पहिए हैं उन्होंने ट्रैक्टर के वज़न का 1/3 ले लिया है। अगर ट्रैक्टर का वज़न हमारे पास 15,000 है तो फ्रंट व्हील का 1/3 ऑफ 15,000 यानी कि 5,000 है। तो फिर रिमेनिंग वेट जो है वो हम कंसिडर करेंगे पिछले पहियों का है। पिछले पहिए रेयर व्हील कहलाते हैं। तो फ्रंट व्हील अगर 5,000 न्यूटन के हैं, रेयर व्हील 10,000 के हो जाएंगे। देन वो आपसे कहता है रेयर व्हील्स आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील्स। जो पिछला पहिया है वो अगले पहिए से 3 मीटर के फासले पर है। इट मीन्स वो आपको आसान अल्फाजों में ये कहना चाहता है कि दोनों पहियों के दरमियान फासला 3 मीटर का है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट व्हेन द रेयर व्हील आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन। ये है वो सवाल का पोर्शन जो आपने ध्यान से देखना है। वो आपसे कह रहा है कि रेयर व्हील जब मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन में आ जाएं, यानी कि ब्रिज के बिल्कुल दरमियान में पिछले पहिए जब पहुँचें, तो फिर आपने बताना है ब्रिज को सपोर्ट जिन पिलर्स ने किया हुआ है वो पिलर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। मेरा बेटा अगर मैं किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लाइक ये ऑब्जेक्ट मैं सपोर्ट करता हूँ, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? अपवर्ड। उसका मतलब है कि पिलर्स अपवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारा सवाल था जो एक कहानी उसने हमें सुनाई। आइए अब इस सारी कहानी को डायग्रामेटिकली देखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में सारा टाइम हमको डायग्राम में लगना है। देखिए बेटा, ये है वो ब्रिज और यहाँ पर ये हैं इसके 2 पिलर्स। ठीक हो गया। ब्रिज की लंबाई 21 मीटर उसने दी हुई है। उसने कहा था कि जिन पिलर्स ने इस ब्रिज को सपोर्ट किया है उन पिलर्स ने दोनों तरफ से 0.5 मीटर कवर कर लिया है। तो 0.5 मीटर लेफ्ट साइड से गया, 0.5 मीटर राइट साइड से गया। तो फिर हमारे पास ये ट्रैक्टर जब इसके पिछले पहिए दरमियान में ब्रिज स्पैन के पहुंचते हैं तो फिर आपने बताना है कि पिलर्स कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं। और मैं जिस ब्रिज स्पैन की बात कर रहा था वो बेटा ये है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको इसकी तारीफ़ में ये कहा था जिन पिलर्स के साथ ब्रिज को सपोर्ट किया गया है उन पिलर्स के दरमियान ब्रिज की लंबाई, इसका मतलब ये हुआ 0.5 यहाँ से गया, 0.5 यहाँ से गया, तो टोटल ब्रिज स्पैन मेरे पास अब 21 मीटर की बजाय 20 मीटर रह जाएगा। तो आपको 20 मीटर लेंथ कंसिडर करनी है ब्रिज स्पैन की, 21 मीटर नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूँ वेक्टोरियली। बहुत ही ध्यान से देखना है। आइए, उसने हमें क्या कहा कि
वेट ऑफ द ब्रिज यानी कि WB जो है मैंने वेट ऑफ द ब्रिज कंसिडर किया है। अब चूंकि ब्रिज हमारे पास हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है तो इसका सेंटर में वेट लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो वेट ऑफ द ब्रिज 8000 न्यूटन है। उसने हमें कहा कि वेट ऑफ द फ्रंट व्हील टेक्स 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द ट्रैक्टर। अब वेट ऑफ द ट्रैक्टर कितना था 15,000, 1/3 निकालेंगे तो ये 5,000 बनेगा। तो वेट ऑफ द फ्रंट व्हील हम लोगों ने 5000 न्यूटन लिख दिया। फिर उसने हमें कहा वेट ऑफ द रेयर व्हील, तो रेयर व्हील को वेट को मैंने WR से शो किया। स्टूडेंट्स अगर 1/3 फ्रंट व्हील ले गया 5000 तो रिमेनिंग हम कंसिडर करेंगे कि वो रेयर व्हील का होगा यानी कि 10,000 न्यूटन। और फिर उसने हमें क्या कहा कि दोनों पहियों के दरमियान फासला 3 मीटर है। अब उसने आपको जानबूझकर स्टेटमेंट को चेंज करके कहा कि रेयर व्हील इज 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील। तो दूसरे मायनों में वो यही तो कह रहा है कि दोनों के दरमियान में फासला 3 मीटर है। आप जानते हैं टोटल 21 मीटर है, जिसमें से 0.5 मीटर और 0.5 मीटर दोनों एंड्स से ले लिए जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच जाएगा 20 मीटर। ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखें कि अगर 20 मीटर टोटल लेंथ है, ट्रैक्टर का पिछला पहिया बिल्कुल दरमियान में है, तो फिर राइट साइड पे ये वाला फासला आपके पास 10 मीटर कहलाएगा। ये वाला भी 10 मीटर ही होगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी 10 मीटर ही होगा। लेकिन इसमें से 3 मीटर तो पहियों के दरमियान में आ गया, तो फिर अगले पहिए का ब्रिज स्पैन से फासला कितना रह गया 7 मीटर। ठीक है बेटा। ये मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिए। नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि आपने वो फोर्सेस निकालनी हैं जो पिलर्स ब्रिज स्पैन को सपोर्ट करने के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने ये फोर्सेस को F1 और F2 नाम दे दिया। यही दोनों फोर्सेस हमें रिक्वायर्ड हैं। आइए अब इसको देखते हैं कैसे। डेटा में उसने क्या कहा, वेट ऑफ द ट्रैक्टर 15,000 मैंने WT से जाहिर कर दिया। वेट ऑफ द ब्रिज 8000 न्यूटन WB से जाहिर किया। लेंथ ऑफ ब्रिज 21 मीटर मैंने LB से जाहिर किया। लेंथ ऑफ ट्रैक्टर 3 मीटर मैंने LT से जाहिर किया। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए। उसने लेंथ ऑफ द ब्रिज कहा है, ब्रिज स्पैन नहीं कहा। ठीक है। और चूंकि ट्रैक्टर की लेंथ उतनी ही होगी जितने इसके दो पहियों के दरमियान फासला होगा। वेट ऑफ द फ्रंट व्हील मैंने WF से जाहिर किया, 1/3 ऑफ वेट ऑफ ट्रैक्टर यानी कि 5000। वेट ऑफ रेयर व्हील्स WR 10,000। ये बेटा उसका डाटा था जो मैंने डायग्राम के मुताबिक सारा लिख लिया। वो हमें कह रहा है फोर्सेस ऑन द ब्रिज स्पैन निकालें, यानी कि F1 F2 फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन में अब हमें देखना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। यहां पर स्टूडेंट परेशान होता है, सर फर्स्ट कंडीशन की सेकंड कंडीशन हमें बताएं। आप बस अपने अक्ल के मुताबिक इसको अप्लाई करें। मैं अगर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं तो मैं कहूँगा यार फर्स्ट कंडीशन लगा के देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस लग रही हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, तो मैं इसमें फ़र्स्ट कंडीशन लगाता हूँ। अगर मैं फ़र्स्ट कंडीशन की हेल्प लेता हूँ बेटा, तो उसके मुताबिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। अब यानी कि Fx भी ज़ीरो होगा, Fy भी ज़ीरो होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस ज़ीरो होंगी। जब मैं डायग्राम को देखता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो हैं ही कोई नहीं। मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं F1 F2 जो कि अपवर्ड लग रही हैं। मेरे पास ये तीन फोर्सेस हैं
वेट ऑफ द फ्रंट व्हील, वेट ऑफ द ब्रिज, वेट ऑफ द रेयर व्हील, जो कि डाउनवर्ड लग रही हैं। तो उसका मतलब है मुझे समेशन एफ एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समेशन एफ वाई लगाऊंगा। तो समेशन एफ वाई के मुताबिक अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो सम ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 हम लोग लिखेंगे। अब जब अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को हमें मालूम है कि समेशन एफ वाई का मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस मेरे पास F1 प्लस F2 का सम है, F1 प्लस F2 का सम है। डाउनवर्ड फोर्सेस WF प्लस WR प्लस WB है। जब मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो F1 प्लस F2 हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 5000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, और जब मैं इनको ऐड करूँगा मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, जिसको मैं लिखूँगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 23,000 न्यूटन। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 डेवलप हो गई। अब जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा मैं कहूँगा यार इसका तो आंसर निकला ही नहीं, ना F1 निकला ना F2 निकला, तो फिर अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर फिर आप सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। तो ये है वो सिचुएशन जिसमें आप कहेंगे यार हमारे पास इसका सलूशन नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझ जाएं आपने सेकंड कंडीशन भी लगानी है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप सेकंड कंडीशन फर्स्ट पहले लगा देते हैं, आपका आंसर नहीं निकलता, तो समझ जाएं कि आपको फर्स्ट वाली भी लगानी है। लिहाजा ये एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एज वेल एज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स दोनों अप्लाई करनी है। ठीक है मेरा बेटा। तो अब चूंकि हमने इक्वेशन 1 डेवलप कर ली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगा के और आंसर नहीं निकला, तो डेफिनेटली अब हमें इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स लगानी पड़ेगी। तो आइए अब हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जब बेटा मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं तो सेकंड कंडीशन का मतलब है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टॉर्क के लिए पिवट चाहिए। अब पिवट हमारे पास तो यहां मौजूद ही नहीं है। अब यहां पर वो पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं एग्जांपल में क्लियर करूंगा। बेटा आपको याद होगा मैंने बोला था पिवट हम लोग उस जगह पे लेंगे जहां पर हमारे लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगाना आसान होंगी, और वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिवट हमेशा उस जगह पे लेना है जहां पर फोर्सेस लग रही हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अब फोर्सेस यहां पर देखिए किन किन पॉइंट्स पे लग रही हैं। एक फोर्स इधर पॉइंट ए पे लग रही है, एक फोर्स यहां फ्रंट व्हील पे लग रही है, एक फोर्स यहां रेयर व्हील पे लग रही है, एक फोर्स यहां पॉइंट बी पर लग रही है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। तो पिवट इन चारों में से आप कहीं पर भी ले सकते हैं। दूसरी बात, इन चारों पॉइंट्स में से आपने पिवट वहां पर लेना है जहां पर फोर्स आपको रिक्वायर्ड है। इसका मतलब या तो आप पिवट पॉइंट ए पे लें या तो आप पिवट पॉइंट बी पे लें, दोनों पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ही हमें फाइंड करनी है। मैं यहां पर पॉइंट ए पर पिवट कंसीडर कर लेता हूं। अगर आप पॉइंट बी पर करना चाहते हैं पॉइंट बी पर कर लें, कोई इशू नहीं है। मैंने फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन पॉइंट ए पर कंसीडर कर लेता हूं। तो मैं यहां पर पॉइंट ए पर पिवट को कंसीडर कर लेता हूं, इसलिए मैंने लिख दिया लेट पिवट इज एट पॉइंट ए। ये है बेटा वो पिवट। तो पिवट आप कहीं पर भी ले सकते हैं, वहां पर लीजिए जहां पर आपकी फोर्सेस लग रही हैं, और उनमें से भी वो पॉइंट जहां पर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा बेटा, ऐसा मैंने क्यों कहा ये अभी मैं आपको बताता हूं चंद ही लम्हों में। अब मुझे पता है कि सेकंड कंडीशन का मतलब है क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये जो वेट ऑफ द फ्रंट व्हील है ये डाउनवर्ड लग रहा है। अगर पिवट पॉइंट ए पर है तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिसको मैंने टॉ 1 से रिप्रेजेंट किया। वेट ऑफ द रेयर व्हील,
ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, पिवट पॉइंट ए पर होने की वजह से ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिसको मैंने टॉ 2 से रिप्रेजेंट किया। वेट ऑफ द ब्रिज, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, पिवट पॉइंट ए पर होने की वजह से ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मैंने टॉ 3 से रिप्रेजेंट किया। फोर्स F1, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या ये रोटेट करेगा? ध्यान से सोचिए, क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताइए? एग्जैक्टली आप कहना चाहते हैं कि सर पिवट F1 के ऊपर है और अगर फोर्स पिवट पे लगाई जाए तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। टॉर्क वाला आर्टिकल याद कीजिए, जब हमने फोर्सेस को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था तो एक फोर्स Fx पिवट में से गुजर रही थी और दूसरी Fy परपेंडिकुलर थी। तो हमने वहां क्या कहा था कि पिवट पे लगने वाली फोर्स बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा नहीं करवा सकती। ये है वो पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि पिवट आपने उस जगह पे लेना है जहां पर फोर्स रिक्वायर्ड है। आपने F1 पे लिया तो F1 रोटेशन पैदा नहीं करवाएगी। अगर कोई स्टूडेंट F2 पे कंसिडर कर लेता है तो F2 रोटेशन पैदा नहीं करवाएगी। तो इसलिए आप चाहे F1 पे ले लें चाहे F2 पे ले लें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आइए अब हम टॉर्क्स कैलकुलेट करते हैं। अब लेकिन उससे पहले आप देखिए फोर्स F2 रह गई। अगर F2 देखें, F2 अपवर्ड है और पिवट पॉइंट ए पर होने की वजह से ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी, जिसको मैंने टॉ 4 से रिप्रेजेंट किया। अब इसको समझने के बाद आपने क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मालूम कर ली। अब इसको सेकंड कंडीशन में लगा दें। तो क्लॉकवाइज टॉर्क अगर लिखते हैं तो टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टॉ 4। अब जब मैं इनकी वैल्यूज को इंसर्ट करता हूं तो वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, टॉर्क है मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। टॉ 1 वेट ऑफ द फ्रंट व्हील की है। वेट ऑफ द फ्रंट व्हील के साथ परपेंडिकुलर फासला पिवट का कितना है? डायग्राम में देखिए ध्यान से, कितना जी 7 मीटर। इसलिए मूवमेंट आर्म 7 हो गया और फोर्स की वैल्यू 5000 हो गई। जब मैं टॉ 2 को देखता हूं तो टॉ 2 के अंदर मेरे पास मोमेंट आर्म 10 मीटर है और फोर्स की वैल्यू 10,000 है। 10 मीटर कैसे? 7 मीटर ये और 3 मीटर ये दोनों मिलेंगी तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 10 मीटर। डब्ल्यू आर वेट ऑफ द रेयर व्हील टॉ 2। ऐसे ही अगर टॉ 3 देखें तो वो 10 इंटू 8000। ओके, राइट साइड पर हमारे पास टॉ 4 है। फोर्स हमें मालूम नहीं है लेकिन डिस्टेंस मूवमेंट आर्म F2 के लिए कितना है भला? 20 मीटर। बिल्कुल सही। इसको जब सोल्व करेंगे 35,000 न्यूटन प्लस 100,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 20 F2। सबको ऐड करेंगे 215,000 न्यूटन इक्वल्स टू 20 F2। 20 यहाँ के डिवाइड होगा, कैंसल आउट करेंगे, F2 की वैल्यू 10750 न्यूटन आ जाएगी। और बेटा इसको अगर मैं प्रीफिक्सेस के साथ शो करूं तो मैं इसको 10.75 किलो न्यूटन लिखूंगा। तो लीजिए आपके पास एक फोर्स F2 तो आ गई। अब आपको याद होगा हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 पड़ी है, इसके अंदर वो लिखा है F1 प्लस F2। अब ये हमारे पास F2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 10750 न्यूटन प्लस F1 इक्वल्स टू 23,000 न्यूटन। 10750 माइनस होगा तो F1 आ जाएगा 12250 न्यूटन, यानी कि 12.25 किलो न्यूटन। तो लीजिए हमारे पास सेकंड फोर्स भी आ गई। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला कि फोर्सेस ऑन द ब्रिज स्पैन इज 12.25 किलो न्यूटन एंड 10.75 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में आपने देखा कि किस तरह खूबसूरती से
हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स को अप्लाई किया और अब आपको ये बहुत क्लियर हो गया कि किस तरह से इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा, पहले फर्स्ट कंडीशन लगा लीजिए, कब लगानी है, जब फोर्सेस लगें, रोटेशन पैदा ना हो रही हो। फिर सेकंड कंडीशन को देखिए, कब लगनी है, जब बॉडी पे फोर्स लग रही हो और रोटेशनल इफेक्ट हो रहा हो। फिर अगर आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई, न्यूमेरिकल का रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर समझ जाइए कि सेकंड कंडीशन भी लगानी है। सेकंड कंडीशन के लिए आपको टॉर्क्स चाहिए, जिसके लिए पिवट होना ज़रूरी है। पिवट आप हमेशा उस पॉइंट पे लीजिए जहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं और उनमें से भी उस फोर्स के ऊपर जो आपने फाइंड करनी है, ताकि वो वाली फोर्स रोटेशनल इफेक्ट नहीं करवाएगी, तो हमारे लिए सोल्यूशन मज़ीद आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटा आप एक दिन कहेंगे कि सर मुझे दीजिए, मैं ये न्यूमेरिकल करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।